अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरी ना कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि यार ये जो पीटीआई के कैंडिडेट्स को, आज़ाद उम्मीदवारों को बाय किया जा रहा है, आपके ख्याल में कितने पैसे ऑफर किए जा रहे थे? तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या सूरत हाल थी उस वक्त। तो मैं गेस कर रहा था, मैंने कहा मे बी 5 करोड़ दे देते होंगे, 10 करोड़ दे देते होंगे। दिस इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। अगर आपको 10 करोड़ भी मिल जाते हैं, दस ऑलमोस्ट $500,000 आपकी जेब में आ रहा है, तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन फिर हुआ ये कि अब से थोड़ी देर पहले हमाद अजहर साहब की ट्वीट आई, और वो कहते हैं कि जी इसहाक डार ना पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं ना उनको फ़ोन कर रहा है। वही इसहाक डार जिसकी अभी परसों एक वीडियो वायरल हुई हुई थी, जिसमें वो जियो न्यूज़ को कॉल करते हैं, और फिर जो है ना, आपको पता है, कॉल करके वो सबसे पहले ना वो आयतें और बिस्मिल्लाह, कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सबसे पहले बात करने से पहले। ठीक है। और फिर उसी वक्त पीछे से ना सरगोशी में हामिद मीर साहब की जो है ना आवाज़ लीक हो जाती है। उसमें वो कहते हैं कि उफ, अभी एक कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा। ये वही इसहाक डार है। उसके बारे में हमाद अजहर साहब कहते हैं, अभी एक तहरीक इंसाफ के एमपीए से बात हुई, इसे इसहाक डार का फोन आया और इसने कहा अभी आपको एक और बंदा फोन करेगा पैसों के लिए। फिर फोन आया और 30 करोड़ की ऑफर हुई। ए पईजे नून लीग दी सारी सियासत, फॉर्म 47 की धांधली से भी बात नहीं बन रही इनकी। अब आप अंदाजा करें कि हम सोच रहे थे कि 5-10 करोड़, भाई ये 30 करोड़ से बात स्टार्ट कर रहे हैं। आप इमेजिन करें, 30 करोड़ से बात स्टार्ट हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि 50 करोड़ तक ऑफर जाती होगी पर। और मैं ये सोचता हूँ, इन लोगों के अपेरेंटली कोई बिजनेसेस नहीं है, लेकिन इन्होंने बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये एक कैंडिडेट को बाय करने के लिए 50 करोड़ तो ऐसे ही फेंक देते हैं। और अभी इन्होंने 80-90 जो हैं उनको बाय करने की इनकी प्लानिंग है। आप इनकी, ये कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, आपको इस बात से अब अंदाजा हो जाना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त नवाज शरीफ की सूरत हाल ये है कि वो, उनको जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में लाकर फंसा दिया गया है। वो इस वक्त एक्सट्रीम डिप्रेशन का शिकार हैं, और उनके बारे में खबरें आ रही हैं। नुसरत जावेद साहब ने ये खबर दी, और उनकी उनकी जो है ना इनसाइड सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं नवाज पीएमएलएन के अंदर। तो उनकी जो है ना बातें इस हवाले से उनको उन्हीं का थोड़ा सा समझा भी ये जाता है कि नुसरत जावेद साहब की जो टिल्ट है ना वो नून लीग की तरफ ही है। तो वो कहते हैं उन्होंने इस वक्त अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। तो ये ज़रा क्लिप सुनिएगा। आप बताएं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, सर, जो कुछ चल रहा है झूठो झूठ गंडेरिया है। नहीं, आपने फिर खबरें नहीं देखी, आज मैं टीवी नहीं देखा, आज आपने अच्छा, सोशल मीडिया नहीं देखा। अगर तो आप नुसरत जावेद द रिपोर्टर्स से पूछ रहे हैं, ठीक, और अगर आपको थोड़ा सा शुबा है कि कभी हम भी खूबसूरत थे, हमारा भी ताल्लुक सहाफ़त से था, मैं हाथ उठा के कैमरे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि दोनों बड़ी जमातें और इनके रहनुमा वजारत उस्मा ले लेना चाहते हैं वज़ारत उस्मा नहीं लेना चाह रहे, कह रहे हैं अरे कि कितने बाबा, फंस गए। मैं पीपल्स पार्टी, मैं बताता हूं, मैं तो बता ये रहा बड़ा हूँ, मसला मुस्लिम है लीग जी, नून जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपने लोगों में बैठ के ये कह रहे हैं कितने फंस गए। मतलब आप कह रहे हैं कि ना नून लीग वज़ारत उस्मा लेना और चाहती नहीं है? नहीं, यहां तक तो ये वजारतें भी बांटी जा चुकी हैं, सूबाई वजारतें भी बन गई हैं। हाँ, हकीकत जो है वो ये है, नंबर 1, एक तो नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही, उन्होंने जिस दिन वो तकरीर की थी उन्होंने कहा था मैं शहबाज शरीफ को मैंडेट दे रहा हूँ, हैं? लेकिन वो बातचीत का मैंडेट था सर, वो वजारत उज़्मा में ना सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे। बहुत मुश्किल से आसिफ जरदारी वगैरह जाएं तो मुलाकात में बैठ जाते हैं, वरना मरियम बीबी जाने, शहबाज साहब जाने, डार साहब जाने। नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया सियासत से, अमली इस्तीफा। उनका अमलन रवैया ये है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, ये अपने एटीट्यूड से वो अपने कमरे में बंद हुए बैठे हैं।
और वो बहुत मुश्किल से किसी न किसी मीटिंग पर रजामंद होते हैं। अपने भाई की और अपनी पार्टी की लाज रखने के लिए अगर आसिफ जरदारी के लेवल का कोई बंदा आए तो जाहिर है कि उनके साथ बैठना मजबूरी बन जाती है। बड़े लेवल का कोई बंदा आया तो वो मिल लेते हैं, अब ये कह रहे हैं। अगर सियासी बंदा है? बस मैं एक कुछ और जगहों से भी बड़े अहम लेवल क्यों के नहीं मिलना चाहते नवाज शरीफ इस वक्त? मुझे क्यों बुलाया? नहीं, वो था मुझे क्यों निकाला। नहीं, मैं यानी पोस्ट फरवरी 9 की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? आप वो जो आप कहते 9 फरवरी के बाद मैंने जो मैं पहले शुरू से कहता होता था, तोतिया मन मोतिया उस गली न जा, गालियां मुझे निकालते रहे आपकी क़यादत में पीटीआई ट्रोल्स। नून लीग वाले आपकी पीटीआई थे ना पाओ ना सर, ये नून लीग वाले आपको गालियां देते थे। आप और हामिद मीर साहब वो वाहिद साहब 2 सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के जो दोनों तरफ से गालियां खाते हैं। तो मैं ये कहता रहा बार बार कि साहब ये वो नहीं है, और बिलाखिर मैं यहाँ तक दाद फरियाद करने पे मजबूर हो गया था दिसंबर में कि मियाँ साहब देखो, खुद सोचो एक बंदा कैसे शुरू होता है 1985 से वजारत आला से करते करते, कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा 1993, हाँ, और फिर इंतहाई मुशक्क़त के बाद 97 में वापस आना और फिर आना और वोट को इज्जत दो। एक क्या मकाम और मर्तबा है, यानी पॉपुलिज्म की इंतहा देखी है मियाँ साहब ने। तो अब क्या है? लाहौर शहर में मैं कहता हूं सर 80 सीटें ले गए, 79-79 सीटें ले चुके हैं। ये जीना भी को जीना है, छोड़ो ना यार। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जीते बल्कि कोई और जीता है और अपनी निशस्त छोड़ रहे हैं। इस इलेक्शन ने यह हकीकत उजागर की है कि इस कौम का ज़मीर अभी जिंदा है। चंद बेज़मीर पूरी कौम की तर्जुमानी नहीं करते। हामिद मीर साहब, एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आई है कि जिन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती जितवाने की कोशिश कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जीते हैं, हमें ज़बरदस्ती, हमें ये जो आप हमें मैंडेट देने की कोशिश कर रहे हैं ना ज़बरदस्ती का, हमें नहीं चाहिए, हमें ये आपकी फेवर नहीं चाहिए। फील ऐसे हो रहा है कि ये बहुत सारे पाकिस्तान के जो पाकिस्तानियों के जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इनकी जो है ना, जो पिछले 70-80 साल से ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है ना, वो भी इनके सताए हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये इनके जो है ना शिकंजे को, ये जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है ना, इसको कमज़ोर किया जाए। ये पीर पगाड़ा साहब के इस हवाले से जो है ना ये एक क्लिप वायरल हुआ था, ये देखिए। इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्त, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो है इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूं। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाजा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से। तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज होगी, लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। उसके बाद फिर ये जो साद रिजवी साहब हैं इनको यानी कि पपेट समझा जाता है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को। और ये इस्टेब्लिशमेंट के इस्टेब्लिशमेंट से यूज़ भी होते आए हैं पिछले 10-15 सालों में, आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिलेंगी उसकी। लेकिन आई थिंक वो भी क्या करते हैं, वो भी इनको जो है ना इस्तेमाल करते हैं और फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये भी इस हवाले से जो है ना बोल पड़े। ये क्लिप देखिएगा। क्या ताकत है तुम्हारी? ये ताकत है कि रात के 11 बजे लाइट बंद करके, इंटरनेट बंद करके, मुआसलात के तमाम निजाम बंद करके और अंदर असलहा के जोर पर आकर रिजल्ट को चेंज करवाना, ये ताकत है? ये ताकत नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, ये सरासर ज्यादती है। अगर इस ताकत के बलबूते पर आपको ये यकीन हो गया है कि आप मुल्क को चला लेंगे, आप निजाम को दुरुस्त कर लेंगे, आप हुकूमत बना लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम ऐसी ताकत को अपने बाव बूट की नोटों के ऊपर रखते हैं। मैं पीटीआई का हिस्सा हूं, पीटीआई के लिए बड़ा डाई हार्ड होकर काम करता हूं,
लेकिन जाती हैसियत में साथ भाई जब भी आवाज देंगे ना, मैं हाजिर खिदमत। तो आज इन्होंने मेरा दिल जीता है, इनकी टीम ने, और जिस तरह हमें एंटरटेन किया है, हमें हमारी हेल्प आउट किया हमें, हम यकीन करें तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं। और दुनिया में कहीं भी मजलूम हो हम उसके साथ होंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें जालिम और मजलूम दोनों बनने से बचाए। साथ भाई मैं बड़ा छोटा सा आजिज़ सा इंसान हूँ, और आप जैसी बड़ी शख्सियत के साथ खड़ा हूँ, तो मेरे लिए एजाज की भी बात है। आपको अपनी अमान में रखे और आपकी मुश्किलात आसान करे। आप अगर इनकार कर देते हमें ये फॉर्म्स देने से, तब भी हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से आपने हमें एक चीज में हेल्प आउट किया वो ऑलवेज याद रहेगा। देखिए, ये तो एक आईनी कानूनी हक है, तो हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह हम हाजिर खिदमत रखेंगे, कोई मसला नहीं है। आप जज़ाकल्लाह। साहिब भाई हम आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेंगे, तो इंशाल्लाह कभी भी मौका मिलेगा हम आपके पास। मेहरबानी। NA 235 से जमाते इस्लामी के उम्मीदवार मिराज सिद्दीकी ने भी सैफुर रहमान को जीता हुआ करार दे दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक सैफुर रहमान फाते हैं, MQM की जीत जाली है। सैफुर रहमान NA 235 पर मेरे मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। 8 फरवरी को कराची के अवाम और NA 235 के रिहायशियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सैफुर रहमान को वोट देकर कामयाब किया। NA 235 के फॉर्म 45 इस बात का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अजीब बात है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चौथे नंबर पर आने वाले MQM के इकबाल खान को जीता हुआ करार दिया गया और 21,000 वोट लेने वाले सैफुर रहमान को कहीं पीछे धकेल दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से वो जमाते इस्लामी जो दूसरे नंबर पर मौजूद है उसे चौथे नंबर पर करार दिया गया। ये नाटक है, टोपी ड्रामा है, ये ढोंग है, फ्रॉड है और ये जाली नतायज का ऐलान है। हम अवामी नतायज और अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हैं और सरकारी नतायज को जूते की नोक पर रखकर मुस्तरद करते हैं। और NA 235 की नुमाइंदगी सैफुर रहमान का हक है, PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार का हक है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और अदल और इंसाफ की खातिर उनके साथ पूरी जिद्दोजहद में जमाते इस्लामी शामिल होगी, शरीक होगी और सोसाइटी के अंदर हक दिलवाने के लिए मजलूम की हामी जमाते इस्लामी। अच्छा जी, आज सियासत.pk के जो वकार बगा साहब हैं, उन्होंने मीर रईसानी लश्करी का इंटरव्यू किया है। बड़ा ही फैसिनेटिंग इंटरव्यू है। उनको भी किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कांटेक्ट किया, ये पूरा इंटरव्यू हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हुआ हुआ है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं, या फिर ट्विटर फीड के ऊपर भी देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हुआ हुआ है। अभी अब से कुछ घंटे पहले हमने किया था। इसमें बताते हैं कि किस तरीके से उनको कांटेक्ट किया गया और किस तरीके से उनको कहा गया कि भाई ये लें, प्लेट में रख के देने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी खड़े हुए कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट से सताई हुई कौम जो थी ना, नून लीग को भी एक वक्त में इसी वजह से सपोर्ट करती थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये लोग खड़े होते हैं। नवाज शरीफ का यही था ना, वोट को इज्जत दो। पूरी उन्होंने पिछले 10-15 साल इसी के अंदर जोर लगा के कहा कि वोट को इज्जत दो। और अब जब और फिर उसके बाद हुआ ये कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की पॉलिटिक्स ने ना उनकी पूरी पार्टी का धड़म तख्ता कर दिया इस वक्त। तो ये एक क्लिप इसी हवाले से वायरल हुआ हुआ है। इसमें बेसिकली यही कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने कर दिया है ना, हमें समझ रहे हैं कि शायद हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े में सबको नज़र आ रहा है कौम को, लेकिन ये फिर पता नहीं किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनिएगा ज़रा, जावेद लतीफ़ साहब का क्लिप है कि जब हम तनकीद करते थे अदारों में बैठे लोगों के फैसलों पे, उनकी ख्वाहिशात पे, उनके इख्तियार पे तजावज़ करते थे, तो बात करते थे, तो एक वक्त आया कि ये कहा गया कि हम एपॉलिटिकल हो गए, हम तो खामोश हो गए उस पर। मगर वोटर ने जब 8 फरवरी को वोट डाला तो उसने ये समझा
और उसमें काफी हद तक हमारे दोस्तों का भी हाथ है कि उन्होंने समझा कि शायद हमारी उनके साथ कोई फ्रेंडशिप हो गई है या वो हमें सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं या उनके अदारों में बैठे लोग जो थे उनकी गलतियों को हमने तनकीद अब करना छोड़ दिया या वो हमारे साथ ये पॉलिटिकल हो गए हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 2018 में एक मनसूबाबंदी से एक अदारों के हेड जो थे उनकी मशावरत से 2018 में एक फ्रीक को दबाया गया और दूसरे फ्रीक को लाया गया। हाँ, इस दफा जरा मुख्तलिफ था। इस दफा यह हुआ है कि अदारों के हेड जो हैं वो तो एपॉलिटिकल रहे, मगर अदारोों के अंदर बैठे कुछ लोग जो थे उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पे किसी को कहीं किसी को बाहर रखा, किसी को ले आए। ये कम से कम इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए और इसी वजह से रियासत कमजोर होती है, इसी वजह से इंतखाबात के नताइज पे उंगलियां उठती हैं। मैं आज अभी देख रहा था सर, यहाँ तो इस्लामाबाद, पिंडी और इस पूरी रीजन में मियां साहब लोग फॉर्म 45 पूरे उठा के घूम रहे हैं कि ये देखें जी हमारे नतीजे और नतीजा कुछ और है। सो आपको तो रोना ही कुछ और है। यहाँ पर तो लोग कहते हैं हम जीते हुए हैं। मेरा आप कह रहे हैं कि आपको भी हराया गया है, आप जीते हुए थे या आपको हारने दिया गया है? ये दूसरा सवाल होगा कि आपको हारने दिया गया है या जिताया गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट का एक और आर्टिकल आज सर्कुलेट कर रहा था, पाकिस्तान वोटर टेल द जनरल्स वेयर टू पुट इट। इमरान खान कैंडिडेट्स won the most seats despite heavy-handed attempts to hobble them। और फिर उसके बाद एक ये देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन, न्यूज़ एनालिसिस, इमरान खान सक्सेस वाज फ्यूल्ड बाय सोशल मीडिया व्हिच ड्रोव पाकिस्तान्स यंग पीपल टू टर्न आउट टू वोट एंड रिबफ द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री। और उसके बाद एक और सर्कुलेट कर रहा था, मैं आपके सामने रखता हूँ ये मैसेज। इसका एक्चुअली मैं आपको समरी आपके सामने रख देता हूँ। ये है जी, मोईद पीरज़ादा साहब ने आज एम्बेसडर बोल्टन का इंटरव्यू किया है, ये आप लाजमी देखिएगा। मैसेज टू पाक जनरल्स फ्रॉम वाशिंगटन, एम्बेसडर बोल्टन फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड वाशिंगटन insider of 40 years advises Pakistan generals that given the size of public mandate that Imran Khan and PTI have received from the people of Pakistan, it'll be foolish not to accept that, and that it's in the best interest of military Pakistan and the US Pakistani relations to accept the reality। तो ये वाला जो है ना आप लाजमी देखिएगा। मोहित पीरज़ादा साहब के एक और इनका दो चैनल्स हैं इनके, एक मोहित पीरज़ादा और एक GVS न्यूज़ है जिसमें वो इंग्लिश इंटरव्यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये आप चेकआउट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लॉबियस्ट जो हैं और इंटरनेशनल मीडिया है किस तरह इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और इस वक्त जो हैं हमारी जो करता धरता हैं वो इस वक्त सख्त अंडर प्रेशर हैं। अच्छा, इसी हवाले से एक और क्लिप मारिया साहिबा का, मारिया मेमन साहिबा हैं, ARY की एंकर हैं, इनका एक क्लिप वायरल हुआ है। वो मैं हर वक्त यही बात करता हूँ कि यार ये हमारी मिलिट्री को उसकी जो रेपुटेशन है पाकिस्तानियों की नज़र में, बाहर वालों की नज़र में तो पहले ही बहुत गंदी रेपुटेशन थी। अब पाकिस्तान की जो 67% पॉपुलेशन है 27 साल के कम उम्र की, उसकी नज़रों में ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा कर दी। क्लिप देखिएगा, बड़ा आई ओपनिंग क्लिप है। जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 30 साल से कम है, आप उनके साथ जो ये घाटे का सौदा कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में उनको इधर से बाहर रखने के लिए खौफ की, डर की, इंटिमिडेशन की फिजा पैदा कर रहे हैं। These kids will outgrow you, these kids will outlive you। ये इनकी जो मेमोरी है, अगले आपने 20-30 साल के लिए आपने उनका एक खास तौर पे जहन साजी अब कर दी है। अब वो इस एक इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने देख लिया है, जिस तरीके से सारा मंजरनामा उनके सामने खुला है, अब आप क्या समझते हैं अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा। सो एक इलेक्शन को करने के लिए, काबू करने के लिए उसके रिजल्ट्स आपने इतना अर्जा और इतना घाटे का सौदा किया है, जिसकी भी यही सोच है उसको हम सलूट पेश कर सकते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट आपने डाल दिया है अपने आगे नौजवान नस्ल के अंदर, वो आप कैसे दोबारा ब्रिज करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। ये वोट डालने आएंगे या नहीं आएंगे, देखें अगर तो खौफ ना होता इस बात का तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बल्ले का निशान लेने की जरूरत नहीं थी, जल्दी से ट्रायल्स करके सजाएं देने की बात करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि वो खौफ है और वो खौफ
एंड तक उन दिमागों पे कायम भी रहेगा, जब तक के इलेक्शन का दिन आ नहीं जाता। अपनी आंखों से लोग वोट देने आते हैं, नहीं आने देने आते, हम देख नहीं लेते, और जब इनिशियली जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे तब तक ये खौफ रहेगा। और इस खौफ की वजह से ही हम देख रहे हैं कि बड़े तेजी से काम किए जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पीटीआई का रिपोर्ट का जो वोटर है वो थका पड़ा है, वो वोट भी डालने नहीं आएगा, वो मायूस भी है, खान साहब जेल के अंदर हैं, तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों इतना एक्सपेडाइट किया जा रहा है। तो ये खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि वो मायूस है वोटर, इसलिए हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं सारा कुछ। इसका मतलब कि वोटर मायूस नहीं है। आप ये सब कुछ तेज करने के बाद उसको मायूस करने के आखिरी हद तक ले जाना चाहते हैं, सो ले जाइए, लेकिन ये बड़ा अर्जा सौदा है। फिर क्या होगा अगले इलेक्शन में? कैसे आप लोग, आई डोंट नो, जो हम सब ये कुछ तोड़े तबाह करे, इसको हम दोबारा बनाएंगे कैसे? मैं तो इस इलेक्शन से आगे की बात सोच रही हूँ। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम दोबारा कैसे रीराइट करेंगे? अपने नौजवानों को कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे इन इदारों के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस पूरे मुआशरे के अंदर, इस रिपब्लिक के अंदर, इस पूरे रियासत के मुआहदे के अंदर? ये वो सवाल है जो वे पूछने चाहिए। जिनका काम बॉर्डर संभालना है वो आके इलेक्शन मैनेज करते हैं, जिनका काम बॉर्डर संभालना है वो इलेक्शन मैनेज करते हैं। मैंने रिसीविंग कॉपी लेनी है यार, हम किसी चीज से डरते नहीं, हम सीना ठोक के खड़े होते हैं। यहाँ चलाए पूरे पाकिस्तान में ड्रामा आप लोगों ने शुरू किया है। आपकी वजह से ये मुल्क बर्बाद है, आपकी वजह से कौमें आपस में लड़ रही है, आपकी वजह से जिनाजे गिर रहे हैं इस मुल्क में। जी, आज ये मोहम्मद हनीफ साहब हैं, बीबीसी पे पंजाबी व्लॉग करते हैं। इनका व्लॉग जो है ना वो मैसिवली वायरल हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना इस वक्त, उन्होंने पंजाबी में इस खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसका नक्शा खींचा है। कहते हैं चुमिया किसी नू ते वोट किसी नू, यू विल रियली एंजॉय दिस। मैं आपके सामने एक छोटा सा क्लिप रख देता हूँ, बाकी अगर आपने फुल देखना हो तो आप इनके बीबीसी के चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब अपने जलसिਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਚੁੰਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਮੀ। 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਆਖ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਚੁੰਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। अच्छा, पाकिस्तान में जो है ना टिकटॉक की वजह से ना जो क्रिएटिव लोग हैं ना वो इतने ज़्यादा मंजर आम के ऊपर आए हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो टैलेंट से माला माल हैं। इस तरह के लोग आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को जो है ना एक छोटे से क्लिप के अंदर इन्होंने समराइज किया हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾਉ ਨੋ? ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਆਰ ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਣੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਬਹਿਵੇ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਯਾਰ, ਬਣਾਣਾ ਅਗਲੀ ਨਾ ਪੁਣ ਦੇਵੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂ ਨੋ, ਕਿੰਨ ਬਣਾਉ ਨੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸੀਟਾਂ ਕਹਿ ਕੱਢੀਆਂ ਨੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੀਪੀ ਤੇ ਨੂਨ ਪੀ ਬਣਾਈਂਦੀ ਗਈ। ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਰਾਤੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ? ਰਿਆਨਾ ਡਾਰ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਜਾ ਸਭ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆ? 8 ਫਰਵਰੀ। ਇੱਥੇ 9 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੌਣ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੋ? ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਨੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਮੈਨ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਵਧਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਾਂ? ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੱਟੋ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। अच्छा जी, एक अदील राजा साहब ने एक क्लिप शेयर किया था। अब ये वाला जो क्लिप है ना, ये इसको सारे देख रहे हैं कि ये कहाँ का, लेकिन है तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेट बॉक्सेस को खोला हुआ है। पाकिस्तान के जो वोट्स हैं, पाकिस्तानी कौम की जो अमानत है वोट, उसके साथ ये हमारे मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं, उसको अपने कब्जे में लेके वहाँ की क्या सूरत हाल नजर आ रही है। अब देखिए, دا فولینګ دی، دا شم سمزازي د فولینګ د غال دی، میروم زازي دی، دغه کول دا د کوچن غال دی، دا سیستم دی.
सर ये 2 कापियां हैं, ये सारे जो कापे लगा रहे हैं, 2 कापियां मुकम्मल भरे हुए हैं। ये 2 कापी है, वो कापियां तीर पे लगाया इधर सारा तीर, ये कापी भी तीर पे तीर पर भरा हुआ है, तीर का भरा हुआ है, सारा तीर का भरा अच्छा जी, ये एक शोएब शाहीन साहब का जो क्लिप है ना, वो बड़ा सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जब ये बात करते हैं ना शोएब शाहीन साहब, ऐसा लगता है कि दिल से बोल रहे हैं। तो ये देखिएगा क्लिप जरा। कुछ हैं जो हकीकी इलेक्टेड नुमाइंदे, जिसमें मैं भी हूँ इलेक्टेड नुमाइंदा, जो मैंने 1 लाख तकरीबन 5,000 वोट लिए हैं। तारिक फजल साहब ने 51,000 लिए हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। और कल इनको जवाब इनको ले लीजिएगा, आप मुझे बात बात करके आपकी तरफ आप कीजिएगा। कल इनकी मौजूदगी में पहले इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दे दिया कंसोलिडेशन रोकने। रिटर्निंग अफसर साहब ने राइटिंग में एक ऑर्डर जारी किया, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ईसीपी। और कल की तारीख का आज नोटिफिकेशन भी आ गया कि जनाब ये जीत गए और हम हार गए। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि कुछ तो हैं कठपुतली नुमाइंदे, कुछ हैं हकीकी इलेक्टेड। नोटिफिकेशन NA 46, 47, 48 तीनों का है जी, तीनों का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन होता है, ये अलग एक शहर का या एक इलाके का नहीं होता। वो तब होता है कि जब कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन में अगर कोई किसी का स्टे है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, किसी का डिस्प्यूट है, तो वो 1, 2, 3 का अलग हो सकता है, वरना ये जॉइंट होता है। लिहाजा जो हम इलेक्टेड हैं, जिनके पास फॉर्म 45 की पूरी कापियां मौजूद हैं, उनके हमारी तादाद 170 से भी ज्यादा है। हम तो 2/3 मेजॉरिटी ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जो लोग इस वक्त फ्रॉड और डकैती करके हमसे ये छीन चुके हैं पब्लिकली, एक चोरी होती थी ना किसी जमाने में, और मैं ये कहता हूं कि जो कच्चे के डाकू हैं वो मुंह छुपा करके वहां फिरते हैं। अच्छा, एक सवाल है, पक्के के डाकू, इसे भी आपसे बात करके एक सवाल, आज पक्के के डाकू सब मिलके वो जश्न मनाते हैं, ये जीत गए, इनको हमने जिता दिया, हमने नोटिफिकेशन कर दिया। डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब का एक क्लिप वायरल हुआ है। कहते हैं नून लीग के अहम रहनुमा ने मेरे साथ सबूत शेयर किए कि अंजुम शकील तमाम यूसी से हार चुका है। हमें तो 84 वोट की तवक्को नहीं थी, इन्होंने 84,000 वोट दिलवा दिए हैं। एक क्लिप देखिए। मैं कह देता हूँ गंजा वकील साहब के हल्के के बारे में, तो वो कह रहे थे कि हम तो इस गवात को लेकर फिक्रमंद थे कि 84 वोट ही निकल आए। तो अब ये 84,000 कैसे निकले, कहते उस पर हम ज़्यादा परेशान और हैरान हैं। और साथ में उन्हीं के पार्टी के लोग, जिम्मेदार लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, वो यूसी वाइज नादिर फॉर्म 45 की डिटेल्स लोगों से शेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हकायक हैं वो चीख के बोल रहे हैं। मुझसे किए गए, अच्छा मुझसे किए गए, मेरे पास मौजूद है। तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नज़र क्यों नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन का चीफ रात के 9 बजे ROs को ये कह रहा है कि आपके पास 30 मिनट हैं, आप रिजल्ट जमा करवा दें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको 36 घंटे की कहानी बताई जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि काउंटिंग के ऊपर 36 घंटे लगे हैं, उधर वो 9 बजे रात के कह रहा है कि आधे घंटे में आप अपने रिजल्ट जमा करवा दें। तो मेरा ख्याल है कि ना तो आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को और ना इस मुल्क के आवाम को आपको नई कहानियाँ सुनाएं, हक़ायक़ जो हैं उनके साथ चलें, और चीज़ों को जितना जल्दी हम एड्रेस करेंगे। इस मुल्क के लोगों ने जिम्मेदारी एक दिखाई है वोट डाल के, दूसरी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं कि छोटा मोटा एहतजाज करके सब्र दिखा के, बट उनके सब्र का लम्हा इम्तिहान न लें। अच्छा जी, आपको पता है आज जहांगीर तरीन साहब ने भी जो है ना सियासत को खैर बात कर दी है। जब उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी ना, उस वक्त ये इमरान खान का एक क्लिप वायरल हुआ है कि उन्होंने रिएक्शन क्या दिया था जब उनको जहांगीर तरीन की पार्टी के बारे में बताया गया। कल जहांगीर तरीन के घर पे एक री लॉन्च हुई है पार्टी। आपको उन लोगों के चेहरे देख के सबसे ज़्यादा अफसोस किस पर? देखिए ये खुशी हुई है।
बस मैं उनको गुड लक करता हूँ। अच्छा जी, एक और क्लिप वायरल हुआ था अदील अफजल साहब का, जिसमें कहते हैं कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अपनी जो है ना खुद एक नई पार्टी बना लें। ये भी क्लिप देखिए। हालिया इलेक्शन और उनके मतनाज़ नताइज के बाद मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसे देख के मुझे यही लगता है कि हम जैसे लोग जो ये कहा करते थे कि फौज और दीगर इदारों का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि इन्हें सियासत में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारे किसी एक सियासी जमात को इक़्तिदार में लाने के बजाय बेहतर है कि अपनी खुद की एक सियासी जमात बना ले जिसका नाम हो अस्करी जमहूरी पार्टी। और किसी भी इदारे के हाजिर सर्विस अफसर को यह हक हासिल होना चाहिए कि वह बराह रास्त इंतखाब लड़के रुकने पार्लियामान बन सके, क्योंकि अगर एक हाजिर सर्विस जर्नैल वापडा चला सकता है, स्पार्को का सरबराह बन सकता है, टेलीकम्युनिकेशन संभाल सकता है, तो वो रुकने पार्लियामान बन के कानून साजी भी कर सकता है। कम से कम इस तरीके से अवाम में मैंडेट के चोरी होने का गम गुस्सा तो नहीं होगा। मेरा घर जिस हल्के में है वहां से मैंने खुद कादिर अली नाइल, जिनका ताल्लुक हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी से है, उनकी फतह का रिजल्ट टेलीविजन पे देखा। और ये कोई 1, 2 या 4 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा नहीं था, ये मुकम्मल नतीजा था। सुबह उठा तो मुझे पता चला कि वहां से गालिबन पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत चुका है। और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे सहाफी जनाब सलीम साफी साहब ने इस चीज को बहुत सेलिब्रेट किया कि बलूचिस्तान में कौम परस्तों को शिकस्त हुई है और वहां से पीपल्स पार्टी और नून लीग को सीटें मिली हैं, और इस तरह से बलूचिस्तान कौमी धारे में शामिल हो गया है। यानी बलूचिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके, अपने मनपसंद अफराद को वहां पे मुसल्लत करके और आपस में बलूचिस्तान की सीएमशिप को माले गनीमत की तरह डिस्कस करके आपको लगता है कि आप बलूचिस्तान के लोगों को हक दे सकेंगे? आपको लगता है कि यह बलूचिस्तान का कौमी धारे में शामिल होना है? आपको लगता है कि एक शख्स इमरान खान की तस्वीर अपने बैनर और पोस्टर्स पे लगा के अवाम से वोट ले और इलेक्शन जीतने के एक दिन बाद नून लीग में शामिल हो जाए, यह जमहूरियत है? ऐसी बेगैरत, ऐसी बददियानत जमहूरियत की हमें कोई जरूरत नहीं है। और वो तमाम बड़े बड़े सियासी लीडर्स जो आए रोज अपनी तकरीरों में हम पर यह एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, वो एक बार यह भी तो बताएं कि वो इक्तदार में आए कैसे। यानी मियां नवाज शरीफ साहब को यह गिला तो है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उन्हें नाअहल करार दिया गया, लेकिन क्या वो एक दफा यह बताना चाहेंगे कि 80 और 90 की दहाई की सियासत में वो क्या कर रहे थे? वो इक्तदार में आए कैसे थे? पीपल्स पार्टी को अपनी शहादतों पे और अपनी कुर्बानियों पे बहुत फख्र है, तो वो ये भी तो बताएं ना कि भुट्टो साहब ने 71 में मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई थी, जिसकी वजह से मुल्क टूट गया था। इसी तरह इमरान खान के वो लोग जिनको आज मैंडेट के चोरी होने का गम है या एस्टैब्लिशमेंट की बराह रात इलेक्शन में शमूलियत का गुस्सा है, वो भी तो 2018 के इलेक्शन में अपनी गलती को तस्लीम करें ना। अगर आप लोगों ने अपनी गलतियां ही तस्लीम नहीं करनी और ऐसे मिल बैठ के बंदर बांट करके इक्तदार बनाना है, तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? हमसे वोट लेने की क्या जरूरत है? आप लोग कहीं पे भी इकट्ठे हो जाया करें, अपने इंटरव्यू दे दिया कीजिए, जहां से आपकी सिलेक्शन होनी है वहां से सिलेक्ट होकर आ जाया करें। और ये जो जुमला था ना कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, ये आमिरों का जुमला था, ये सियासतदानों के लिए नहीं था। तो सियासतदानों से दरखास्त है कि अगर आपने भी यही जुमला इस्तेमाल करना है और आइन की पामाली करनी है, अवाम के मैंडेट से इनहराफ करना है, तो बेहतर है कि आप एक सियासी जमात बना लें सब मिलके, और उस सियासी जमात का नाम होना चाहिए अस्करी जमहूरी पार्टी। अच्छा, ये एक ना क्लिप किसी ने ट्विटर के ऊपर शेयर किया हुआ था। इसमें दिखाते हैं कि जब जो हैं सोहेल वड़ाइच साहब है ना, ये जब जाते हैं पॉलिटिशियन से मिलने तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, लेकिन वो जब इमरान खान से मिलने गए तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया था, ये भी देखिएगा। सीनियर साथियों के साथ रात का खाना खाएं। देखो और दोस्त अकरम चौधरी के हमरा नाश्ता किया, अपने स्टाफ के साथ बिठाकर नाश्ता किया, मजेदार और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम। मुलाजिम वहीं पर नाश्ता ले आया। ऐसे नहीं, मैं शुरू से मैं फ्रूट और दही खाता था नाश्ते में। बुजुर्ग खातून की इमरान खान से मोहब्बत, ये भी सर्कुलेट कर रहा था क्लिप आज। इमरान खान, मैं तो सारी रात को आप पर मांगती रही थी इमरान खान, बड़ी काल अंदर रात में दे छड़े है, रो रो कर आप मांगती रही सब। इमरान खान रात सारी रात को मांगती रही थी, इमरान खान माफ कर छड़, एक चंबड़ गए।